तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण। एक ऐसी कहानी जो भारत के इतिहास, सामाजिक आर्थिक मुद्दों और एक बेहद कॉम्प्लेक्स सफर को जोड़ती है। बात कर रहे हैं नक्सलवाद की। ये मुद्दा जितना पुराना है उतना ही गहरा भी। तो चलिए पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ इस पिक्चर के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। आप जरा इस बात पर गौर कीजिए। 1848 में जर्मनी में एक फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट लिखा जाता है और वही डॉक्यूमेंट आगे चलकर भारत के घने जंगलों में एक हथियारबंद आंदोलन की वजह बन जाता है ना? हैरान करने वाली बात। आखिर यूरोप की इंडस्ट्रियल क्रांति से निकली एक सोच हमारे यहाँ के एक लंबे गरिल्ला युद्ध तक कैसे पहुंची? चलिए इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। इस पूरे सफर को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। विचारधारा की जड़ें, नक्सलबारी की चिंगारी, रेड कॉरिडोर की तरफ मूवमेंट, आंदोलन का चरम और आखिर में इसका पतन और भविष्य। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, विचारधारा की जड़ें यूरोप से भारत तक। कहानी शुरू होती है 1848 से, जब कार्ल मार्क्स ने अपनी मशहूर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी। उनका सीधा सा पॉइंट था कि रिसोर्सेज पर सिर्फ कुछ अमीर लोगों का कब्जा है और मजदूरों का शोषण हो रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस सिस्टम को बदलने के लिए शांति से काम नहीं चलेगा, बल्कि हथियार उठाने पड़ेंगे। ये आइडिया आग की तरह फैला। 1917 में हमने रशियन रेवोल्यूशन देखा, जहां लेनिन ने इस थियरी को जमीन पर उतारा। फिर 1920 आता है, जब ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई का गठन होता है। और एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था 1949 का चाइनीज रेवोल्यूशन, जहां माओ जेडोंग ने किसानों की एक बड़ी गिरिल्ला आर्मी बनाकर पूरी सत्ता ही पलट दी। यही वो ग्लोबल विचार थे जो आगे चलकर भारत में एक नए संघर्ष की नींव रखने वाले थे। अब आते हैं 1950 के दशक पर। जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के अटेम्प्ट्स चल रहे थे, पर वो उतने सफल नहीं हुए। ऐसे में सीपीआई के अंदर ही एक बड़ी दरार आ गई। 2 फैक्शंस बन गए। एक तरफ वो नेता थे जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के जरिए सिस्टम का हिस्सा बनकर बदलाव लाना चाहते थे और वो मेन ऑपोजिशन पार्टी बन भी गए। लेकिन दूसरी तरफ चारू मजूमदार जैसे नेता थे जिनका क्लियर मानना था कि चुनाव से कुछ बदलने वाला नहीं है। उन्हें लगता था कि सिस्टम को उखाड़ने के लिए चाइना की तरह हथियारबंद हिंसा का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा, एक पूरी तरह से आर्म्ड स्ट्रगल। आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव पर, नक्सलबारी की चिंगारी, जब एक स्थानीय विवाद ने आंदोलन का रूप ले लिया। आपने नक्सलवादी शब्द तो जरूर सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं ये आया कहां से? देखिए, साल था 1967। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिला में एक गांव है नक्सलबारी। वहां बिमल किसान नाम के एक आदिवासी किसान ने एक जमींदार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस जीता, मगर जैसे ही वो अपनी जमीन पर खेती करने गया, जमींदार और उसके आदमियों ने उसे बुरी तरह पीटा और भगा दिया। पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिली। इस खुले अन्याय के खिलाफ सीपीआई के लोकल लीडर्स ने किसानों के साथ मिलकर हथियार उठा लिए और हिंसा शुरू हो गई। क्योंकि ये सब नक्सलबारी गांव से शुरू हुआ था, इसलिए इस आंदोलन से जुड़े लोगों को नक्सलाइट या नक्सलवादी कहा जाने लगा। चारू मजूमदार इस हिंसा को लीड कर रहे थे। 1969 में एक नई पार्टी बनती है, सीपीआई एमएल, जिसने आर्म स्ट्रगल को ओपनली सपोर्ट किया। अब जब हिंसा बढ़ने लगी तो सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। 1971 में ऑपरेशन स्टीपल चेस लॉन्च हुआ, जिसमें लगभग 20,000 नक्सलवादी पकड़े गए। अगले ही साल 1972 में पुलिस ने रेड करके चारू मजूमदार को अरेस्ट कर लिया और पुलिस लॉकअप में ही उनकी मौत हो गई। और फिर 1975 में इमरजेंसी के दौरान सरकार ने इन सभी ग्रुप्स पर बैन लगा दिया। एक वक्त के लिए तो लगा कि ये मूवमेंट अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। तीसरा पड़ाव, रेड कॉरिडोर और जंगलों की तरफ उनका रिट्रीट। इमरजेंसी के बाद 1980 में कोंडापल्ली सीतारामैया ने पीपल्स वॉर ग्रुप यानी पीडब्ल्यूजी बनाया और यहां इनकी स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। इन्होंने गांव और शहर छोड़कर 40 मिलियन हेक्टेयर के घने जंगलों को अपना नया बेस बनाया। सोचिए, इन रिमोट इलाकों में ना सड़कें थी, ना मैप्स और ना ही कोई पुलिस स्टेशन। यहां रहते थे आदिवासी, जिनका ठेकेदारों द्वारा जमकर शोषण हो रहा था। नक्सलवादियों ने आदिवासियों की इन्हीं रियल परेशानियों को समझा, उनका सहारा लिया और धीरे धीरे उनका विश्वास जीत लिया। इस बात को आर्थिक नजरिए से देखते हैं। जैसे तेंदू पत्ते होते हैं, उसके 100 बंडल्स के लिए ठेकेदार पहले आदिवासियों को मात्र 4 रुपए थमा देते थे। पीडब्ल्यूजी ने आकर जोर जबरदस्ती से ही सही इस दाम को बढ़ाकर सीधा 25 रुपए करवा दिया। जब लोकल लोगों को ऐसी आर्थिक जीत दिखी, उनकी जेब में थोड़ा पैसा आया, तो जाहिर है उन्होंने सरकार पर विश्वास करने की बजाय इन नक्सलियों को अपना मसीहा मान लिया और इनका पूरा साथ देने लगे। आगे बढ़ते हैं चौथे पड़ाव पर, आंदोलन का चरम, कॉर्पोरेट टकराव और एक पैरेलल सरकार का बनना। ये वक्त था 1990s और 2000 के दशक का। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद जब प्राइवेट कंपनीज मिनरल्स की तलाश में इन ट्राइबल बेल्ट्स में पहुंची, तो यहां एक भारी टकराव देखने को मिला। हिंसा इस लेवल पर थी कि वेस्ट बंगाल में टाटा को अपना नैनो कार प्लांट शिफ्ट करना पड़ा, जिससे 2000 डायरेक्ट जॉब्स गईं और लगभग 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। साउथ कोरिया की पॉस्को को अपना $12 बिलियन का मेगा इन्वेस्टमेंट हिंसा की वजह से छोड़ना पड़ गया। यही नहीं, इन ग्रुप्स की मिलिट्री ट्रेनिंग इतनी एडवांस्ड हो चुकी थी कि 2003 में इन्होंने आईईडीज का इस्तेमाल करके आंध्र प्रदेश के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर तक पर जानलेवा हमला कर दिया था। ये सब एक बेहद हैरान करने वाले आंकड़े की तरफ इशारा करता है, 180। 2005 से 2010 के दौरान जब यह मूवमेंट अपने बिल्कुल पीक पर था, तब 10 राज्यों के 180 से भी ज्यादा जिलों में इनका सीधा कंट्रोल था।
एक तरह से भारत के 40% हिस्से में इन्होंने अपनी एक जनता सरकार बना ली थी। इनके खुद के कोर्ट्स थे, अपने बैंक, अपनी आर्मी और यहां तक कि अपने टैक्स रेट्स थे। सरकार इन इलाकों में लगभग बेअसर हो चुकी थी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, कोई भी चरम हमेशा नहीं टिकता। आखिरी पड़ाव पतन, आंतरिक दरारें और सरकारी कार्यवाही। ये वो वक्त था जब आंदोलन अपने मेन आदर्शों से पूरी तरह भटक चुका था। एक तरफ थे बेचारे आर्म ट्राइबल फुट सोल्जर्स, जिन्हें आगे कर दिया जाता था पुलिस की गोलियां खाने के लिए। इन पर तो जबरदस्ती नसबंदी जैसे नियम थोपे जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ थी इनकी टॉप लीडरशिप। ऐसे रिकॉर्ड सामने आए जहां संदीप यादव जैसे नेता वसूली के पैसों से दिल्ली में लग्जरी फ्लैट्स खरीद रहे थे और प्रद्युम्न शर्मा जैसे लीडर वसूली के पैसों से अपनी फैमिली को प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ा रहे थे। जब इस दोगलेपन की पोल खुली तो आम आदिवासियों की आंखें खुल गईं और उनका इन नेताओं से पूरी तरह भरोसा टूट गया। जब जंगलों में सपोर्ट कम होने लगा तो रास्ता बदला गया। 2013 में एक सरकारी हलफनामे से खुलासा हुआ कि ये मूवमेंट अब शहरों में घुसने की कोशिश कर रहा था। इनका प्लान था कि इंटेलेक्चुअल्स, लॉयर्स और प्रोफेसर्स को सीक्रेटली फंड किया जाए ताकि बेरोजगारी जैसे शहरी मुद्दों का फायदा उठाकर नए लोगों को रिक्रूट किया जा सके और एक सपोर्ट बेस बनाया जा सके। बस यहीं से अर्बन नक्सल शब्द आम बोलचाल और डिस्कशंस में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। इस बार सरकार का रिस्पॉन्स बहुत कारगर और मल्टी प्रॉन्ग था। पहला, टेक ड्रिवन सिक्योरिटी ऑपरेशंस चलाए गए, जहां स्टेट फोर्सेस ने मॉडर्न वेपन्स और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया। दूसरा, इन नक्सल्स को सपोर्ट करने वाली 74 फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस को सीधा बैन कर दिया गया। तीसरा था डीमोनेटाइजेशन, जिसने इनके कैश पर चलने वाले एक्सटॉर्शन नेटवर्क की पूरी कमर तोड़कर रख दी। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, सरकार ने इन रिमोट इलाकों में सड़कें और स्कूल बनाए और सरेंडर पॉलिसीज लागू की। देखिए, जब किसी इलाके में विकास पहुंचता है और रोजगार मिलता है तो युवाओं का ऐसी वायलेंट आइडियोलॉजीज की तरफ आकर्षण अपने आप कम हो जाता है। और इन सभी स्टेप्स का एक बहुत ही सॉलिड इंपैक्ट इस नंबर में दिखता है, 18। जो नक्सलवाद एक वक्त पर 180 से ज्यादा जिलों में फैला हुआ था और पैरेलल सरकार चला रहा था, वो आज सिमटकर लगभग सिर्फ 18 जिलों तक ही रह गया है। इंटरनल सिक्योरिटी के नजरिए से अगर देखें तो ये सच में एक मैसिव डिक्लाइन है। तो ये पूरा विश्लेषण एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर आकर रुकता है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट दिया है कि 2026 तक नक्सलवाद को देश से पूरी तरह जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। तो सवाल ये है, क्या वाकई 2026 में 1848 के उन फिलॉसफिकल विचारों से शुरू हुए इस दशकों लंबे, खूनी और आर्थिक सामाजिक संघर्ष का एब्सोल्यूट एंड हो जाएगा? आने वाले कुछ साल सच में काफी दिलचस्प होंगे, ये देखने के लिए कि इस ऐतिहासिक टकराव का अंत आखिर कैसे लिखा जाता है।